हेलो स्टूडेंट, आज मैथमेटिक्स का तीसरा दिन है। मैथमेटिक्स का तीसरा दिन क्लास 10 दिल्ली बोर्ड में। उसमें हमें एक क्वेश्चन से पढ़ना है, सिर्फ एक क्वेश्चन ही आज बताएंगे और फिर बहुत अच्छे तरीके से समझ कर बताएंगे और बहुत अच्छी तरह से समझना भी है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एक क्वेश्चन इस तरह का दिल्ली बोर्ड के एग्जाम में जरूर होता है कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, 7, इन सभी संख्याओं को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम किसी एक संख्या को लेकर ये क्वेश्चन लगा लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, तो उसी तरीके से, उसी विधि से हम कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी अपरिमेय संख्या हो, उसको हम आसानी से सिद्ध करके दिखा लेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस विधि को सिद्ध करने के लिए, क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमें एक दूसरी विधि जो होती है विरोधाभासी विधि। विरोधाभासी विधि यानी कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, विरोधाभासी विधि क्या होती है, वो हम समझ लेते हैं पहले। तो उसको समझने के लिए, जैसे हमें एक करड़ी में 2 दिया था, ये करड़ी में 2 को दे दिया, तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसकी 2 संभावनाएं हो सकती हैं। क्या हो सकती है, या तो ये परिमेय होगी या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। करड़ी में 2 ये क्या हो सकता है, या तो परिमेय हो सकती है या तो अपरिमेय हो सकती है। तो अगर इन दोनों में हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। मैं ये सिद्ध करना है करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो जब 2 संभावनाएं हैं, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम करते क्या है कि मानकर कि ये करड़ी में 2 परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या को मानकर हम सिद्ध करते आएंगे, सिद्ध करते करते आएंगे, और लास्ट में हम ये दिखा देंगे और हमको पता भी चल जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि करड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं है। ये हम सिद्ध कर देंगे कि परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है, 2 ही संभावनाएं थी, जब परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगी, अपरिमेय होगी, प्रूव हो जाएगा, है ना। तो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभासी। जो सिद्ध करना है, विरोधा मतलब जो सिद्ध करना है उसके विरोध में उसका उल्टा मान लेते हैं, है ना। जो सिद्ध करना है उसके विरोध में उसका जो विपरीत पॉसिबिलिटी होती है, संभावनाएं होती है, उसको मानकर हम सिद्ध करते आते हैं। लास्ट में हमको पता, लास्ट में चल जाता है कि जो हम ये उसके विपरीत मानकर चल रहे हैं, ये रास्ता गलत है, यानी जो हम माने थे वो गलत है। जब वो जो माना गया था वो गलत है, तो जो हमें सिद्ध करना है वही क्या होगा, सही होगा, अप्रूव्ड हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को, इसी विधि को हम इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए हम देखते हैं कि कैसे ये सिद्ध होता है। ठीक है, तो आते हैं, जैसे हमको सिद्ध करना है करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम मान लेंगे, माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है, वही विरोधाभासी। हमको सिद्ध करना था अपरिमेय, हम क्या मान लिए, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का हम पहले वीडियो में बताए थे परिमेय संख्या कंसेप्ट, और पहले से भी जानते थे कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, और Q यानी Q का मान, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 2 परिमेय संख्या है, तो इस वजह से करड़ी में 2 को हम दिखा सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको भी हम P/Q के बराबर कर सकते हैं। और हम यहाँ पे लिख कर दिखाएंगे, जहां P व Q पूर्णांक है, पूर्णांक जानते हैं इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई, तो P और Q पूर्णांक है, तथा एक चीज में हम और जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, P और Q सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य संख्याएं हैं, तथा P व Q सअभाज्य संख्याएं हैं, और Q का मान 0 नहीं है। ये चीज समझ लेते हैं, ये क्या होता है, सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक सिर्फ 1 हो, उसको हम कहते हैं को प्राइम यानी सअभाज्य संख्या। दूसरा इस तरह से समझो आसान भाषा में
कि वो ऐसी दो संख्याएं जो एक के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, वो क्या कहलाती है? सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसा अभी मैं एग्जांपल ले लें 3 और 5, है ना। तो 3 और 5 ये 3 और 5 किसी दूसरी एक के अलावा किसी और संख्या से कट सकती है क्या? नहीं कटेगी ना। 3 सिर्फ एक से कटेगी, 5 सिर्फ एक से कटेगा। एक के अलावा और कोई दूसरी संख्या है ही नहीं इससे दोनों कट जाए, है ना। तो ऐसी संख्या है जो एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाज्य ना हो, वो दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं? सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम क्या माने? करड़ी में 2 बराबर p बटे q, जहाँ p और q पूर्णांक है और p व q सअभाज्य संख्याएं हैं। मतलब ये जो भिन्न लिखी जाएगी p बटे q के रूप में, ये सरलतम रूप में होनी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर पाए, यानी किसी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। तो ये जो p बटे q है ये सरलतम रूप में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको हम सिद्ध करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पे हमें करना क्या है? इसको दोनों पक्षों का हमें वर्ग कर देना। अगर हम वर्ग करेंगे, करड़े में 2 का वर्ग कर दो, p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, ब्रैकेट में करके वर्ग करेंगे, हटाएंगे ब्रैकेट तो दोनों का वर्ग होगा, इसका भी होगा, इसका भी वर्ग होगा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करने पर ये रूट हट जाएगा, रूट हट जाने पे सिर्फ हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर। किसी भी कोई भी संख्या करड़ी में उसका वर्ग करते हैं तो करड़ी हट जाती है, कोई भी संख्या रूट में उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, सिर्फ क्या बचेगा? 2। और यहाँ पे देखेंगे तो p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, है ना। इसको अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा यहाँ पे 2q स्क्वायर, इसका गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। 2 का क्यूब करेंगे 2q स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। समझते जाएं स्टेप बाय स्टेप। अब हमें 2 को पहचानकर ट्रांसपोज कर लेना। ये 2 लेफ्ट साइड में है, इसको ट्रांसपोज करके कहाँ ले आते हैं? राइट साइड में आते हैं। तो ट्रांसपोज करना जानते हो बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था 2, जब ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, है ना। अब इस टर्म को हम समझते हैं। इतना करने के बाद इसको हमें थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझते हैं। इसमें क्या है? क्यों क्या है? एक पूर्णांक है। यहाँ पे हम लिखे थे p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है। अगर q पूर्णांक है, अगर q कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक होने की वजह से जब उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। जैसे q का मान 5 ले लें, 5 क्या है? पूर्णांक है। अगर 5 का स्क्वायर 25 तो 25 भी क्या है? पूर्णांक है। तो ये हमें कंफर्म है कि जो q है ये q स्क्वायर है, ये पूर्णांक, या एक तरह से स्क्वायर करने पर पूर्णांक भी हम छोड़कर सिर्फ पूर्ण बोल दें, क्योंकि माइनस अगर होगा स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो पूर्णांक हम छोड़कर क्या बोल रहे हैं? पूर्ण बोल रहे हैं। तो ये जो q स्क्वायर है ये क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर है। अगर होल नंबर है q स्क्वायर तो होल नंबर हमें कब प्राप्त होगा? राइट साइड में देखो, p स्क्वायर में 2 से क्या किया गया है? भाग दिया गया, डिवाइड करा गया है। तो किसी भी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर अगर उसका मान पूर्ण संख्या मिल जा रहा है तो इस कंडीशन से हमको क्या पता चलेगा कि ये जो संख्या अंश में है p स्क्वायर जो है ये 2 से भाज्य है। अगर भाज्य नहीं होता तो इसका जो मान आ रहा है वो पूर्ण संख्या नहीं आता, वो दशमलव में आता, भिन्न में आता, फ्रैक्शन में आता। अगर कट रहा है इसका मतलब तभी यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ है q स्क्वायर, तभी पूर्ण संख्या प्राप्त हुई है। अगर ये नहीं कटता, भाज्य नहीं होता, तो वहां पे पूर्ण संख्या हमें प्राप्त नहीं होती। तो हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है? कंक्लूजन ये मिल रहा है कि अगर ये पूर्ण संख्या राइट साइड में है तो इसका मतलब है कि p स्क्वायर 2 से भाज्य है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 2 से भाज्य है। अगर p स्क्वायर 2 से भाज्य है तो p भी क्या होगा? 2 से भाज्य होगा। समझो, कोई संख्या अगर स्क्वायर में है, अगर उसका स्क्वायर 2 से भाज्य है तो वो संख्या भी 2 से भाज्य होगी। जैसे
अभी हम 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अगर 16 2 से भाज्य है तो ये स्क्वायर 16 किसका वर्ग था, वो भी संख्या 2 से भाज्य होगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर स्क्वायर पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो स्क्वायर हटा के सिर्फ पी रखेंगे यानी उसका वर्गमूल रखेंगे तो वो भी किससे भाज्य होगी, 2 से भाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक कंट्राडिक्शन हमें मिला, क्या मिला कि हम यहाँ पे लिखे थे कि P और Q क्या है, सअभाज्य संख्या है, मतलब P और Q किसी भी संख्या 1 के अलावा किसी से नहीं कटनी थी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या सिद्ध किया हो गया कि P किससे भाज्य है, 2 से भी भाज्य, यानी जो हम माने थे वो लगभग गलत चल रहा है ना। अभी हम Q को भी देखते हैं कि अब Q क्या कंडीशन होती है, Q में क्या हमें दिखता है। ठीक है, तो अब इसको हम आगे बढ़ाने के लिए हमें करना क्या है, इस इक्वेशन में यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, P को हम दिखा दिए हैं कि 2 से भाज्य है। अब हम Q को दिखाएंगे, तो जब Q को दिखाना है तो इस इक्वेशन में, इस समीकरण में P का मान हमें एलिमिनेट कर देना, P को हटा देना, उसकी जगह पर कोई दूसरी मान रख देना है। तो हम मान लेते हैं समीकरण 1 में P बराबर, अगर यहाँ पे 2 सिद्ध करना है, 3 सिद्ध करना है, 2 सिद्ध करना है तो यहाँ पे 2 के रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में P बराबर 2 के रखने पर, इसी समीकरण में तो देखो रखते हैं 2q स्क्वायर बराबर P की जगह पे क्या रखना है, 2k। अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि P का भी स्क्वायर था, 2k का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये 2 से डिविजिबल है, कट जाएगा, तो हमें बच क्या रहा है, 2k स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, है ना। अगर हम इसको फिर से ट्रांसपोज 2 को इधर ले आते हैं, 2 को इधर लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, q स्क्वायर बटे 2 बराबर k स्क्वायर, है ना। जब हम यहाँ पे माने थे q तो हम क्या लिखेंगे, k एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ पे k एक पूर्णांक है। अब देखो फिर से वही कंडीशन जो यहाँ पे बताया था, समझाया था, वही चीज यहाँ पे, अगर k पूर्णांक है तो k स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक है, और पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर पूर्णांक में प्राप्त हो रहा है, पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। तो जब पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि अंश में जो संख्या है वो हर वाली संख्या से भाज्य है, यानी q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। तो हम लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 2 से भाज्य है, 2 से कट जाएगा, अतः q भी क्या है, 2 से भाज्य होगा। जब कोई संख्या का वर्ग भाज्य है तो वो संख्या भी उसी संख्या से भाज्य होती है। तो यहाँ पे हमें देखो कंट्राडिक्शन क्या मिल रहा है, अभी हम माने थे जो यहाँ पे क्या माने थे कि P और Q दोनों क्या है, सअभाज्य है, लेकिन हमको यहाँ पे और यहाँ पे क्या दिख गया, क्या मिल गया कि P और Q तो सअभाज्य है ही नहीं। P और Q एक के अलावा 2 से भी कट रही है, P भी 2 से कट रहा है, Q भी 2 से कट रहा है। तो इसका मतलब जो माने थे कि P और Q क्या है, सअभाज्य है, वो गलत था, यानी जो हम पहले माने थे कि P और करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ये भी गलत है। तो इस तरीके से हमें सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत माना गया था। जो हम माने थे पहले सिद्ध करते हुए इसके विपरीत जो माने थे कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ये जो माने थे ये गलत माने थे। अब 2 ही संभावनाएं थी, एक परिमेय होगा या एक अपरिमेय होता 2। तो अब यहाँ पे हम क्लियर हो गया कि परिमेय नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो करड़ी में 2 फिर क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। यही हमें सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पे इसके बाद लिख देंगे चूंकि P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, जो माने गए कथन के विरुद्ध है, अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है।
और यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत ही सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कंप्लीट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, कड़ी में दो, जैसे हम कोशिश करना है कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है तो हम उसका उल्टा मान लेंगे, उसके विपरीत मान लेंगे। कड़ी में दो एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब p बटे q क्या होता है, p और q पूर्णांक होता है और q का मान 0 नहीं होता, ये पहले से जानते हो। लेकिन एक चीज इसमें हम और इंक्लूड करेंगे, ये जो p बटे q जो परिमेय संख्या है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में थी, यानी वो p और q क्या है, अभाज्य संख्या, मतलब p और q 1 के अलावा किसी और संख्या से कटेगी नहीं। तो अगर हम यहाँ पे माने हैं, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे, करड़ी 2 हट जाएगी और यहाँ पे p स्क्वायर बटे q स्क्वायर होगा। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर q का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 2q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे p स्क्वायर, उसके बाद 2 ट्रांसपोज कर देंगे, 2 ट्रांसपोज करने पर यहाँ पे बचेगा q स्क्वायर, यहाँ पे होगा p स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे q स्क्वायर क्या है, q स्क्वायर क्या है, होल नंबर, और होल नंबर तभी ऑब्टेन होगा जब p स्क्वायर 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो कोई भी नंबर, अगर कोई भी स्क्वायर अगर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ये पता होना चाहिए, ये फंडामेंटल चीजें हैं। तो अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा, वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, p 2 से भाज्य है। अब हमें क्लियर हो गया कि p 2 से भाज्य है। अब हम q को देखते हैं, तो इस समीकरण में p का मान हटा के हम कोई दूसरा मान रख देते हैं, कोई दूसरी वैल्यू k रख देते हैं। क्या रखेंगे, p बराबर 2k रखने पर। उसके बाद p की जगह पे हम क्या रख दिए, 2k रखे, ब्रैकेट रिमूव किए, हो गया 4k स्क्वायर, 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। 2 से 4 को डिवाइड करके सिंपलीफाई कर लिए तो क्या मिला, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अभी हम 2 को ट्रांसपोज किए, 2 को ट्रांसपोज किए, q स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। और k क्या था, एक होल नंबर था, k स्क्वायर एक होल नंबर था, यानी स्क्वायर अगर 2 होल नंबर है इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट मींस q भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर 2 से डिविजिबल है, q भी 2 से डिविजिबल है, तो जो यहाँ पे हम सपोज किए हुए थे उसका क्या हो गया, कंट्राडिक्शन यहाँ पे हमें ऑब्टेन हुआ। कंट्राडिक्शन क्या, उसका उसकी विपरीत क्या हमें मिल रहा है कि हम यहाँ पे माने थे p और q सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल था, किसी और संख्या से, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल गया देखने को, यहाँ पे ये मिल गया कि p और q 1 के अलावा 2 से भी डिविजिबल है, जो माने गए कथन के क्या है, विरुद्ध है, विपरीत है। अतः जो माने थे करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। तो अगर करड़ी में 2 परिमेय संख्या गलत है तो सही फिर क्या होगा, 2 ही रास्ता था, ये गलत है तो दूसरा क्या होगा, सही होगा। तो अतः करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा। अगर ये हम करड़ी में 2 लेकर बताए हैं तो करड़ी में 2 के बाद अगर क्वेश्चन में एग्जाम में 3 आ जाए, 5 है, 7 है, कोई भी संख्या हो करड़ी में, अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसी तरीके से सिद्ध करेंगे। सब कुछ वही करते जाना है, यहाँ तक वही सेम रहेगा, सिर्फ नंबर डिजिट बदला रहेगा। सिर्फ यहाँ पे अगर हमें 3 दिया होगा तो यहाँ पे p का मान 3 के रखेंगे, 5 दिया होगा तो 5 के रखेंगे, ऐसे रख कर हमें सॉल्व करके पूरा प्रोसेस वही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो हम इसी क्वेश्चन को कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर इसमें से हम फिर से बता देंगे, समझ में आ जाएगा। समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए इसको हम स्पेशली सिर्फ एक दिन में एक क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं हम, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।